पास आना चाहता हूं जल्दी से। कैसे देखते हैं आप एक तरफ चंपाई सोरेन को लेकर जो बातें कह रहे थे, उधर आपने सुन लिया हेमंत सोरेन के छोटे भाई, और दूसरी तरफ चंपाई सोरेन बाप बेटे दोनों को टिकट बीजेपी की तरफ से। लेकिन इधर अगर महाराष्ट्र आते हैं तो महाराष्ट्र की कहानी में अभी भी ट्विस्ट ही है। देखा जाए तो महायुति ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, और ना ही महाविकास अघाड़ी। क्या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं? और जोड़ना चाहें कुछ प्रियंका पे तो जरूर जोड़िए। जी, निश्चित तौर पे अगर वो जीत कर आती हैं तो पार्लियामेंट में कांग्रेस का को एक मजबूत वक्ता मिलेगा। इसमें तो कोई कोई बात ही नहीं है। और प्रियंका गांधी के पास भाषा का मर्यादा है, तजुर्बा है, पॉलिटिक्स का अपना तजुर्बा है। कोई खानदानी तजुर्बा की बात अलग है, अपना तजुर्बा है उनका पॉलिटिक्स का, जैसे शकील जी ने बताया बहुत डिटेल में। लेकिन आ, वो बीजेपी के लिए परेशानी पार्लियामेंट के अंदर जरूर बनेगी और उनको घेरना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा अगर वो जीत कर आती है, लोकसभा में एक उनकी इनिंग शुरू होती है। तो कांग्रेस की राजनीति के लिए एक अच्छा बड़ा एक मील का पत्थर होगा। दूसरे जो बात महाराष्ट्र की है या झारखंड की है, ये दोनों गठबंधनों के लिए राजीव जी डू और डाई वाला सिचुएशन है। हरियाणा जीत कर बीजेपी गई है तो ओवर कॉन्फिडेंट है हरियाणा, वहां पे महाराष्ट्र में। और उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि उन्होंने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट आनंद फानन में जारी कर दी। ये जो बाकी दलों की लिस्ट डिले हो रही है उसका लिंक बीजेपी की लिस्ट है। जी अब मिलान हो रहा है क्योंकि बीजेपी इस बार वहां पे कुछ नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग के तहत गई है। एक तो वो, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, कि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन से महाराष्ट्र के चुनाव में है। उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट एकनाथ शिंदे नहीं है। अब उसके साथ साथ जो मराठा रिजर्वेशन है, जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खंडित हुई है, वो सारे इश्यूज के इर्द गिर्द बीजेपी उससे बचने के लिए कुछ नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की तलाश में है और उसी के तहत ये लिस्ट जारी हुई है। कुछ तो हरियाणा का ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ जो नई सोशल इंजीनियरिंग है। मुझे उम्मीद है कि बाकी पार्टियां इसको बहुत बारीकी से देख रही होंगी इस लिस्ट को। और ये जो डिले हो रहा है उसकी वजह गठबंधन की आपस की टकराहट नहीं है। वो सीटें तो सॉल्व हो गई है जो विदर्भ की सीटें थी, या जो जो डिले हो रहा है मेरे ख्याल से वो डिले इस बात के लिए है कि ये जो 99 लोग आ गए हैं, जिसमें 94 कैंडिडेट, 99 में 94 कैंडिडेट रिपीट कैंडिडेट हैं। जी बीजेपी एक नई स्ट्रेटजी, भाई नई चुनावी स्ट्रेटजी के साथ आई थी कि केवल सरकारों की ही नहीं, विधायकों और एमपीज की भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार उसने सिद्धांत को किनारे कर दिया और अपने उन्हीं पुराने विधायकों पर उसने बाजी लगाई है। तो ये नए प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी है और मेरे ख्याल से जो उसका अध्ययन हो रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस वहां पे आएगी। जैसा आप सर्वे बता रहे हैं, सर्वे के अलावा भी देखिए बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वो सबसे स्ट्रांग कोंकण क्षेत्र में, मुंबई कोंकण क्षेत्र में। तो और वहीं पे ज्यादा, वहीं से कोंकण क्षेत्र के ज्यादा एमपी और विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में आ गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे से छोड़कर उनकी पार्टी, जी अधिकांश वहीं से आए थे। और वो बड़ा स्ट्रांग बेस है इन लोगों का। लोकसभा में भी बरकरार रहा। वो लोकसभा के चुनाव में भी अगर आप असेंबली सेगमेंट्स को देखेंगे तो उन असेंबली सेगमेंट्स में भी एक नाथ शिंदे की पार्टी या महायुति जिसको कहा जाए वो आगे थी वहां पे। और लेकिन अब इस लिस्ट के बाद आगे क्या होता है, क्योंकि
विधानसभा में नए तरीके के इश्यूज हैं। तो ये जो क्षेत्र है खासकर मुंबई के आसपास का जो अ, उसको उसमें बेरोजगारी और महंगाई ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं, और वो उतने बड़े मुद्दे हैं कि वो जो लाडली लाडला भाई, लड़का या भाई और या लाडली बहना, ये सब इश्यूज से, इन स्कीमों से वो ऊपर जा रहे हैं। जो सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है जी। कि वो इश्यूज बहुत बड़े हैं मुंबई में, मुंबई के आसपास के इलाके में। और ये एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए है। अब देखना है कि ये इंडिया गठबंधन या एमवीए अपनी अपनी सीटें कैसे किसको किसको देता है, क्योंकि इश्यूज में तो उनके पक्ष में चीजें हैं, जी। लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो कैंडिडेट्स का चुनाव है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है कि जो लेट डिले हो रहा है वो डिले बीजेपी के इस सीटों की वजह से है। राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। एक, महाविकास आघाड़ी की बैठक का जो अब खत्म हो चुकी है, अभी अभी ये खबर आ रही है, सूचना आ रही है कि बैठक महाविकास आघाड़ी की मुंबई में वो खत्म हो गई है। उनके अंदर से अब निकल के जो जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कही जा रही है वो ये कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, दूसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव गुट और तीसरे नंबर पर एनसीपी शरद पवार गुट। ये तीन बातें यहाँ आ रही हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट जो दूसरे नंबर पर वो उसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। दूसरी तरफ उधर महायुति की बात भी लगातार चल रही है, जिसमें बीजेपी नंबर 1 पे और उसके बाद नंबर 2 पे शिवसेना शिंदे गुट और नंबर 3 पर अजित पवार गुट। ये अभी तक है, लेकिन इसमें आगे क्या, उसमें क्या बीजेपी अपने एनडीए के और सहयोगियों को भी सीटें देगी यहाँ पर उम्मीदवार उतारने के लिए, और इधर महाविकास आघाड़ी क्या इधर अखिलेश यादव और दूसरे दलों के नेताओं को भी अपने साथ लेकर आएंगे। ये सब कुछ दोनों गठबंधनों का जब टोटल सीट शेयरिंग यानी सीटों का बंटवारे का मामला सामने आएगा तो ये हम आप तक पहुंचाएंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक चुनावी माहौल और बहुत ही अब ये माहौल जो है गर्मा रहा है, और उसमें उपचुनाव भी गरमाया हुआ है। प्रियंका गांधी को हम देख ही रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, खासकर महाविकास आघाड़ी में अगर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा सीटों के साथ चुनाव लड़ती है तो? मतलब ये जो चुनाव है इसका हरियाणा